आज हम इस वीडियो में ईथर एवं एपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर की अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम ईथर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ईथर क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके लिए एक एक करके हम इस तरह से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ये इसका एक सामान्य जनरल फॉर्मूला है। ईथर मोनोहाइड्रिक एल्कोनों के समअवयवी होते हैं, यानी कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोनों के समअवयवी यौगिक होते हैं। तीसरा, ईथर में द्विसंयोजक ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। द्विसंयोजक ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इनका संरचना सूत्र निम्न प्रकार से होता है। जैसे पहले ROR, R यहाँ पर एलिकल समूह है, इसमें R बराबर CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। दूसरा है ROAR, R हम CH3 लेंगे और AR ये एरोमेटिक जैसे फेनिल समूह C6H5 ले लेंगे। इसी तरह से दोनों समूह एरोमेटिक हो तो AROAR, यानी कि जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। ROR का एग्जाम्पल CH3OCH3, C2H5OC2H5। ROAR का एग्जाम्पल CH3OC6H5, C2H5OC6H5। इसी तरह से AROAR का एग्जाम्पल C6H5OC6H5। पांचवें इसके लिए हैं ईथर जल के द्विएलिकल व्युत्पन्न होते हैं, द्विएलिकल व्युत्पन्न कहलाते हैं, या फिर एल्कोनों के एलिकल व्युत्पन्न भी होते हैं। जैसे इस समीकरण के द्वारा स्पष्ट होता है। ROH एल्कोहल है, इसमें +R जोड़ेंगे और -H हटाएंगे तो ईथर बन जाएगा। इसी कारण इसको एल्कोहलों का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इसी तरह से जल HOH एक जल का मॉलिक्यूल है। इसमें इसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु को R समूह द्वारा रिप्लेस कर देंगे। पहले +R और एक H हटाया तो एल्कोहल बन गया, फिर एल्कोहल्स में +R जोड़ा और -H हटाया तो ROR ईथर बन गया। इस कारण से इसको जल का द्विएलिकल व्युत्पन्न नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ईथर के दोनों R समूह की प्रकृति के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करते हैं। पहला है सममित या सरल ईथर, सिमेट्रिकल और एसिम्पल ईथर। वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से समान प्रकार के एलिकल या एरिल समूह जुड़े हो उन्हें सरल या सममित ईथर कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की तरफ दोनों ही जो समूह हैं या एलिकल हो या एरिल हो जो समान प्रकार के हों तो इस तरह के ईथर को ROR AROR कहते हैं। R बराबर जैसे CH3OCH3, C2R बराबर C2H5 लेने पर C2H5OC2H5, और इस तरह से ये एक प्रकार के सरल ईथर के एग्जाम्पल है। दूसरा इसका प्रकार है असममित या मिश्रित ईथर, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्कल या एरिल समूह भिन्न भिन्न हो मिश्रित या असमित ईथर कहलाते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में पता चल रहा है, यहाँ R और ऑक्सीजन से जुड़ा R' दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे CH3 या R बराबर CH3 है, R' बराबर C2H5, इसलिए इस ईथर का नाम CH3OC2H5 हो गया है। इसी तरह से ROR, R अगर हम एलिकल समूह जैसे CH3 लिया और AR की जगह पर अपने C6H5 लिया तो ये असमित या मिश्र ईथर के उदाहरण हो गए। ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब दूसरा पढ़ेंगे
नामकरण, नोमेनक्लेचर। हाउ टू नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। टू टाइप सिस्टम, इनके नामकरण है तो दो प्रकार की पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है सामान्य या रूढ़ प्रणाली, कॉमन और ए ट्राइबल सिस्टम। इसमें जैसे ROR, ROAR, AROR इनका नाम लिखने के लिए नियम है। सबसे पहले एलिकल समूह का नाम लिखेंगे, इसको पूर्वलग्न के रूप में एलिकल समूह का नाम लिखेंगे। फिर अनुलग्न के रूप में ईथर लिखेंगे। तो R एलिकल मूलक का नाम हम ईथर को दो अलग अलग शब्दों में लिखे जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में CH3OCH3 जिसका सूत्र C2H6 है। यहाँ पर दो एलिकल समूह CH3 है, इसलिए दो CH3 होने की वजह से इसका आगे डाई शब्द लगाएंगे और इसका नाम हो जाएगा पूर्वलग्न रूप में डाईमेथिल ईथर। इसी तरह से C2H5 और C2H5 यहाँ भी दो एथिल समूह है, इसलिए डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से C2H5 और CH3 इसमें एक एथिल है और एक मेथिल है। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले एथिल का नाम आएगा फिर मेथिल का, इसलिए इसका नाम एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। इसी तरह से C3H8O, तो इसमें एक मेथिल और एक एथिल है। और इसी तरह से C4H10O में एक मेथिल समूह और दूसरा आइसोप्रोपिल समूह है, इसलिए इसका नाम मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर हो जाएगा। और ये इसमें दोनों एथिल समूह हैं, इस कारण से इसको डाईएथिल ईथर नाम दिया जाता है। ये थी एक प्रकार की सामान्य पद्धति में ईथरों का नाम। ठीक इसी तरह से इसकी दूसरी पद्धति है जिसका नाम है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में ईथरों को हाइड्रोकार्बनों को एल्काक्सी व्युत्पन्न माना जाता है। जो एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके एल्काक्सी व्युत्पन्न माना जाता है। इसका उदाहरण देंगे अपन। ये CnH2n+2 ये एल्केन है। एल्केन में से -H निकल जाएगा और +O लग जाएगा, तो OR समूह जो बना है OR, इसको एल्काक्सी कहेंगे। जैसे इसलिए इनका नाम एल्काक्सी उत्पन्न हो जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। C2H6O, CH3O, CH3 और ये एल्केन से बना है, O लग गया। और एथिल OCH3, तो IUPAC में इनका नामकरण एल्काक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। कोई सी भी ईथर का जो नाम दिया जाएगा पहले एल्काक्सी ग्रुप का नाम होगा, फिर एल्केन शब्द जोड़ दिया जाता है। छोटा समूह होगा वो एलिकल समूह के अंतर्गत होगा और बड़ा समूह जो होगा वह व्युत्पित एल्केन के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो छोटा समूह वो एल्काक्सी में आएगा और बड़ा समूह एल्केन के अंतर्गत। जैसे यहाँ उदाहरण से पढ़ते हैं CH3O, CH3 इसमें दोनों ही मेथिल समूह है, दोनों बराबर है, इसलिए एक को कहेंगे मेथाक्सी और दूसरे को कहेंगे मेथेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथाक्सी मेथेन। इसी तरह से CH3O, CH2, CH3 इसका नोमेनक्लेचर किया हमने 1, 2, ये बड़ा समूह एथिल है, इसलिए ये एल्केन में जाएगा। छोटा समूह मेथिल है, इसलिए इसका कहेंगे मेथाक्सी एथेन, ये वाला। इसी तरह से दो एथिल समूह लग रहे हैं, तो एक को एथाक्सी और दूसरे को एथेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथाक्सी एथेन। इसी तरह से C6H5OCH3 इसको मेथाक्सी बेंजीन कहेंगे कि छोटा समूह मेथाक्सी है और C6H5 को बेंजीन कहेंगे। इस तरह से एक और एग्जाम्पल जिनमें दोनों C6H5 समूह लगे हुए हैं तो इन्हें फिनाक्सी बेंजीन नाम देंगे। C6H5 समूह को फिनाक्सी के अंतर्गत लिखा जाता है। तो ये एल्कोहलों की IUPAC पद्धति में कुछ नाम थे। और इसके साथ में IUPAC ने कुछ ऐसे रूढ़ नामों को भी मान लिया है जिनको उन्हीं नामों से जाना जाता है। जैसे स्ट्रक्चर है OCH3 बेंजीन रिंग पर OCH3 लगा हुआ है,
तो इसका रूढ़ नाम एनिसोल है, तो IUPAC ने इसको मान्यता दे दी, इसका नाम एनिसोल ही रख दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर OC-5 बेंजीन रिंग पर लगा हो, इसका नाम फेनिटोल है और IUPAC ने इसका नाम फेनिटोल स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरह से ये जो समूह है जिसपे एक OCH3 और एक COOH लगा होता है बेंजीन रिंग पर, जिसको पैरा एनिसिक अम्ल कहते हैं। इसी तरह से एक OH3 और मेटा पोजीशन में NH2 लगा होने की वजह से इसको मेटा एनिसिडीन नाम, ये सारे नाम रूढ़ नाम है, लेकिन IUPAC ने इनको मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट, कुछ चक्रीय ईथर जिनमें O ऑक्सीजन वलय का भाग होता है, जो कि विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। ऐसे ईथरों में वलय का साइज बढ़ने पर उनके विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जैसे ये 3 सदस्यीय रिंग है, ये जिसमें इसका IUPAC नाम ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड है। जहाँ पर से ऑक्सीजन स्टार्ट होती है वहाँ से इसका नोमेनक्लेचर 1 नाम दिया जाता है। 4 मेमर्ड रिंग है, इसका नाम ऑक्सीटेन नाम दिया गया है। और इसी तरह से ये 5 मेमर्ड रिंग है, इसका नाम ऑक्सोलेन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन नाम दिया गया है, जो विशिष्ट नाम है स्वीकार कर लिए गए हैं। इसी तरह से ये 6 मेमर्ड रिंग है, जिसका नाम ऑक्सेन या पेंटाहाइड्रोपाइरेन नाम दे दिया गया है। इनका नंबरिंग कैसे करते हैं? इनमें वलय को संख्या देने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को नंबरिंग 1 देते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के जो सबसे नज़दीक होता है। दूसरा, ऑक्सीलेन एवं ऑक्सेन के नाम क्रमशः टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और पेंटाहाइड्रोफ्यूरेन IUPAC द्वारा स्वीकृत नाम है। इसी तरह से यौगिक में 2 या 2 से अधिक ईथर बंधन उपस्थित होने पर उन्हें क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा एवं पॉली ईथर कहते हैं। जैसे CH3O, CH2, CH2O, CH3। इस तरह से इसमें 2 है तो इनका नाम हो जाएगा 1,2-डाई मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि इसमें 2 मेथॉक्सी ग्रुप उपस्थित है। अब पढ़ेंगे हम ईथर में संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग इन ईथर। जैसे ये जल का स्ट्रक्चर है, जल के ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन परमाणु 104.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी तरह से एल्कोहल में एक एलिकल समूह और H, इसी तरह से ईथर में दोनों एलिकल समूह ऑक्सीजन के साथ कोण बनाते हैं। तो इनके लिए तीनों स्ट्रक्चर के लिए कहा जा सकता है कि तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु की संक्रित अवस्था sp3 है, तीनों में ही इनकी संक्रित अवस्था sp3 है। ईथर में बंध लंबाई, जो कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई है, वह एकल बंध CC की अपेक्षा छोटी होती है। जैसे CH3O, CH3 एक ईथर है, इसमें CO बंध की लंबाई 1.41 एंगस्ट्रॉन्ग है, जबकि मेथिल एल्कोहल में CO बंध की लंबाई 1.42 है, इनकी ईथर में छोटी पाई जाएगी, जो कि CC बंध लंबाई की 1.54 से कम है। बंध कोण के बारे में जानकारी लेंगे। जल में 104 डिग्री और 5 मिनट का कोण होता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है इस कोण से बंधे हुए रहते हैं, जबकि मेथिल एल्कोहल में COH बंध कोण 108 डिग्री और 51 मिनट होता है, और ईथर में COC बंध कोण एलिकल समूह के वांडरवाल्स प्रतिकर्षण के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये मेथेन है, इसमें 112 डिग्री का कोण है,
तो इसका कोण वान डेर वाल्स प्रतिकर्षण बल के कारण अधिक बढ़ गया है। ठीक इसी तरह से COC बंद कोण 112 डिग्री का है। इसी तरह से डाइब्यूटिल में इसमें 132 डिग्री का कोण है। तो उदाहरण के तौर पर ईथर में जिसमें हेलिकल समूह बहुत बड़े आकार के हैं, अतः ऑक्सीजन परमाणु पर हेलिकल समूह का आकार बढ़ने पर COC बंद कोण 132 डिग्री का बढ़ जाता है, क्योंकि हेलिकल समूह के मध्य वान डेर वाल्स प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। ये था इनकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की सामान्य विधियाँ, इनके ईथरों के बनाने की सामान्य विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली विधि है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अंतरा आणविक। ये जो एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है वह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में एल्कोहल के 2 अणु निर्जलीकृत होकर के ईथर बनाते हैं। इनकी निर्जलीकृत मीन्स जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जैसे ROH और HOR ये 2 एल्कोहल के अणु हैं। इन दोनों में से जल का मॉलिक्यूल -H2 के रूप में बाहर निकला, सांद्र H2SO4 रहेगा और ये ROR ईथर बन जाता है। इसी तरह से 180 डिग्री ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जो ईथर होता है, अगर इसका निर्जलीकरण न हो करके इसमें एक एथीन बन जाती है। यानी कि ईथर बनाने के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। टेम्परेचर को 180 करने पर एल्कीन बन जाती है। नोट, निमंत्रण एल्काइल समूह वाले ईथरों का अधिक मात्रा में संश्लेषण इस विधि द्वारा ही किया जाता है। इस विधि द्वारा डायएथिल ईथर का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। इस विधि में कमियां क्या है? असंयमित ईथरों के संश्लेषण के लिए उत्तम विधि नहीं है। ये केवल ROR बना सकते हैं, ROR- बनाने में इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इस हेतु 2 अलग अलग एल्कोहल लेने होंगे जिनमें ईथरों का मिश्रण प्राप्त होता है और जिन्हें पृथक करना कठिन कार्य है। इस विधि में यदि ताप नियंत्रण नहीं रखा जाए तो एल्कीन भी बन जाती है। जैसे हमने एल्कोहल का पर 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो फिर ये एथीन बन गई। ये जो अभिक्रिया है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एसन प्रकार की अभिक्रिया है जो 2 प्रकार की होती है, एसन 2 क्रियाविधि द्वारा, एसन 1 क्रियाविधि द्वारा। एसन 2 क्रियाविधि प्राथमिक एल्कोहलों, प्राइमरी एल्कोहल द्वारा होती है, जबकि एसन 1 क्रियाविधि द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों द्वारा इस क्रियाविधि से संपन्न होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो विधि पढ़ेंगे हम, ये था एल्कोहलों का निर्जलीकरण, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। ये प्रयोगशाला विधि है। इसमें हम एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, RX लेंगे, उसकी सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराएंगे तो सममित ईथर और असममित ईथर दोनों ही बनेंगे। जैसे ये RX लिया, NaOR सोडियम एथॉक्साइड, तो ROR- प्लस NX बन जाता है। यहाँ पर RX में X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OSO2R या OSO2R दोनों ही बन सकते हैं। एलिकल सल्फोनेट या एलिकल सल्फोनेट या Na या KK एल्काक्साइड को कहते हैं। ये मिश्रित बनाने की सामान्य अभिक्रिया है। इस विधि से सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के बनाए जाते हैं। ये अभिक्रिया भी SN2 प्रकार की क्रियाविधि से संपन्न होती है। मिश्रित ईथर बनाना, मुख्य रूप से प्राथमिक एल्किल हैलाइड RX लेना चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर
मतलब सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल RH को प्रबलक क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं और इससे मुख्य उत्पाद एल्कीन बनते हैं। उदाहरण तौर पर से एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना। एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड लेंगे तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड, सोडियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड, इसकी रिएक्शन होगी यहाँ से, मैं यहाँ से बोल दूँ ना। हाँ बोलो। मिश्रित ईथर बनाना। मुख्य रूप से प्राथमिक एल्किल हैलाइड RH लेना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी तथा टर्शरी RH प्रबलक क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं और मुख्य उत्पाद एल्कीन बनती है। उदाहरण से एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना। एथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड दोनों को लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड लिया CH3CH2Br और सोडियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड दोनों की रिएक्शन करवाई, NaBr बाहर निकल जाएगा और एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शंस जो है संपन्न हुई। और ये तो पढ़ा दिया ना, ये नहीं ये ना रहना तो अब क्या करें। अब इनकी क्रियाविधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले SN2 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि में ये एक एल्कोहल लिया प्राथमिक CH3OH, इसका प्रोटोनीकरण किया, तेजी से हुआ और एल्कोहल में ये प्रोटोनीकरण मेथनॉल बन गया। इसके बाद में फिर दूसरे जो एल्कोहल है नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा प्रोटोनीकृत एल्कोहल पर धीमी गति से, तो संक्रमण अवस्था बन जाती है और इस संक्रमण अवस्था में से जल का मॉलिक्यूल तीव्र गति से बाहर निकलेगा और एक कार्बोनियम आयन बनेगा जिसमें से -H प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा, ये ईथर। इसी तरह से SN1 क्रियाविधि, SN1 मैकेनिज्म जो कि तृतीयक एल्कोहलों के द्वारा की जाती है, इसमें भी प्रोटोनीकरण हुआ और प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन जाएगा। और इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल में फिर नाभिक स्नेही आक्रमण हुआ धीमी गति से, तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन का फिर तृतीयक एल्कोहल से रिएक्शन होगी तो ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जिसमें से प्रोटॉन बाहर निकलने पर ये ईथर बन जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।